नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको कृषि की उत्पत्ति के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं कृषि की उत्पत्ति के भाग द्वितीय के बारे में। तो यहाँ आज हम अध्ययन करेंगे प्रधान उद्गम केंद्र या जीन केंद्र या मेजर जीन सेंटर्स किसे कहा जाता है। पेड़ पौधों को उपजाने संबंधी उनके उत्पत्ति केंद्रों के विषय में आधुनिक ज्ञान रूसी जैव भूगोलवेत्ता वेविलोन ने प्रस्तुत किया। तो जो पेड़ पौधों को उपजाने संबंधी जो आधुनिक ज्ञान था उसके बारे में सबसे पहले रूसी जैव भूगोलवेत्ता वेविलोन ने बताया। उसका मत क्षेत्रीय अनुसंधान व पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। वेविलोन ने पेड़ पौधों व पशुओं के पालन संबंधी प्रमुख क्षेत्र इंगित किए हैं। ये प्राथमिक प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। तो जो ये पालन संबंधी प्रमुख क्षेत्रों की तरफ वेविलोन ने ध्यान आकर्षित किया है वो प्राथमिक प्रजनन केंद्र कहलाते हैं। अब हम यहाँ ये समझ लें कि प्रजनन केंद्र या प्रधान उद्गम केंद्र या जीन केंद्र किससे कहते हैं। तो प्रजनन केंद्र ऐसे स्थल हैं जहां वनवासी पूर्वजों द्वारा आधुनिक उपजों की उत्पत्ति आरंभ हुई। तो यदि हम प्रजनन केंद्र की बात करें तो प्रजनन केंद्र ऐसे स्थान होते हैं जहां हमारे पूर्वजों के द्वारा जो आधुनिक उपज है उसकी उत्पत्ति का आरंभ किया गया। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से कि किस किस स्थान पर जो है कल्टीवेटेड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, उसके सेंटर्स के बारे में यहाँ इस स्लाइड पर दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रधान उद्गम केंद्र या जीन केंद्र के बारे में जो कि 7 प्रकार के हैं। नंबर 1 है दक्षिण पश्चिम एशियाई जीन केंद्र। नंबर 2 है दक्षिण पूर्व एशियाई जीन केंद्र। नंबर 3 है चीन जापान केंद्र। नंबर 4 है मध्य एशियाई जीन केंद्र। नंबर 5 है अफ्रीकी जीन केंद्र। नंबर 6 है दक्षिणी अमेरिकी जीन केंद्र और नंबर 7 है मध्य अमेरिका जीन केंद्र। तो यदि प्रधान उद्गम या जीन केंद्र के बारे में बात करें तो ये 7 प्रकार के जीन केंद्र पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी एशियाई जीन केंद्र के बारे में। दक्षिण पश्चिम एशियाई प्रजनन केंद्र का विस्तार एशिया माइनर, लेवंट तट, अनातोलिया, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अरब प्रायद्वीप, मिस्र, साइप्रस, क्रीट व यूनान तक है। इस क्षेत्र में वनस्पति पालन 10,000 व 8,000 बीपी के मध्य हुआ। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं मैप ऑफ साउथ वेस्ट एशिया शोइंग द लोकेशन ऑफ साइट्स with the archaeobotanical evidence that contribute to understanding the origin and spread of agriculture। यानी आर्कियोबॉटनिकल एविडेंस के आधार पर ये स्लाइड ये बता रही है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर का की उत्पत्ति और उसका विकास या विस्तार हुआ वो इस स्लाइड पर दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं साउथ वेस्ट एशिया के मानचित्र को दिखाया गया है। कृषि इतिहास के विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में एकमत है कि दक्षिण पश्चिम एशिया विश्व में प्राचीनतम व अग्रणीय प्रजनन केंद्र रहे हैं। उनका यह भी मत है कि जो लोग आखेट व संग्रहण जैसी क्रियाओं पर निर्भर थे वे 10,000 बीसी तक जंगली जौ व गेहूं बोने और काटने में लगे थे। तो जो कृषि इतिहास विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया जो है विश्व का प्राचीनतम और अग्रणीय प्रजनन केंद्र
रहा है। सुमेरियन वंश के प्रथम चरण में प्रधान उपज जौ थी, परंतु गेहूं, सन, खजूर, सेव, बेर, अंगूर व शाक सब्जी भी उत्पन्न होती थी। तो यदि हम सुमेरियन वंश की बात करें तो उसके प्रथम चरण तक जो प्रधान उपज थी वो जौ थी। कृषि इतिहास की महत्वपूर्ण घटना नील नदी की घाटी में सिंचाई का विकास है। तो यदि कृषि इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम बात करें तो नील नदी की घाटी में जब सिंचाई का विकास हुआ तो वो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सिंचाई ने मिस्र की कृषि पशुचारण अर्थव्यवस्था को स्थायी बना दिया। तो जैसे जैसे सिंचाई का विकास हुआ वहां पर क्या हुआ कि कृषि और पशुचारण की जो अर्थव्यवस्था थी, जहां पहले लोग घूम घूम कर करते थे, उसको एक जगह सिंचाई के कारण वो स्थायी बन गई। इस तथ्य के प्रमाण भी पाए जाते हैं कि फिलिस्तीन, कनान, सुमेरिया व मिस्र के अतिरिक्त अनातोलिया, सीरिया, दजला व फरात नदियों की घाटियों, इराक के जगोरस पर्वतों व ईरान में कृषक समुदाय ग्रामों में बसे हुए थे। तो सिंचाई के विकास के कारण ही इस क्षेत्र के लोग जो थे वो गांव के रूप में बसे हुए थे। ये कृषक 6000 बीसी तक सन, फलियां, मसूर की खेती करते और यहाँ निरंतर पेड़ पौधों में वृद्धि हो रही थी। जोहारी के मतानुसार यहाँ के वन्य वंशज उत्पादक बन चुके थे और सीमित क्षेत्र में फैले हुए थे। दक्षिण पश्चिम एशिया के आदि कृषकों के फसल काटने के उपकरणों में चाकू व हंसिया मुख्य थे। तो इस क्षेत्र के जो कृषक थे उनके फसल काटने के जो प्रमुख उपकरण थे वो चाकू और हंसिया थे। वे अनाज भरने के लिए खड्डे बनाते और कूटने पीसने के लिए ओखल, मूसल, चक्की, सान पत्थर आदि प्रयोग में लाते थे। भूमि उखेलने के लिए छड़ी, तदुपरांत पहले लकड़ी का और बाद में पत्थर के प्रयोग करते थे। तो भूमि को उखेलने के लिए पहले छड़ी काम में लेते थे, जो कि पहले लकड़ी की बनी होती थी, बाद में उसमें परिवर्तन होकर उसको वो पत्थर का बनाने लगे और उसको प्रयोग में लेने लगे। मिस्र में सादुफ तथा द्वारा सिंचाई के लिए जल ऊपर उठाया जाता था और कालांतर में रहट का प्रयोग भी प्रचलित हुआ। दक्षिण पश्चिम एशिया से ही कृषि में ऐसी तकनीकी विकास पड़ोस के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में प्रसारित हो गए। यहाँ सारदूफ को दिखाया गया है। सारदूफ इज एन इरिगेशन टूल, जिसको फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि सारदूफ किस प्रकार का इरिगेशन टूल था। यहाँ हम रहट की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है, इसको भी फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि ये किस तरह से वर्क करता था। अब हम दूसरा जीन केंद्र दक्षिण पूर्व एशियाई जीन केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई जीन केंद्र का विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाई देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस तक था। जोहारी व हॉफ के मतानुसार चावल दक्षिण पूर्व एशियाई उपज है। साउर के मतानुसार दक्षिण पूर्व एशियाई जीन केंद्र विश्व में प्राचीनतम है। यहां हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया को मानचित्र के द्वारा दिखाया गया है। यहां साउथ ईस्ट एशिया की जो लोकेशन है उसको ग्लोब पर दिखाया गया है। यहाँ जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है हमें, वो साउथ ईस्ट एशिया की लोकेशन है। थाई देश के स्प्लिट केव से उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाणों से प्रकट होता है कि 3000 बीसी में यहाँ फलियां उत्पन्न की जाती थी और खेती घाटी व डेल्टाओं तक ही सीमित थी। ये थाई देश की जो स्प्लिट केव है उसके पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर ये
प्रकट हुआ है कि 3000 बीसी पूर्व यहाँ जो फलियां उत्पन्न की जाती थी वो उसकी खेती घाटी और सिर्फ डेल्टाओं तक ही सीमित थी। खेती का प्रसार थाई देश से मलेशियाई व इंडोनेशियाई तथा पॉलिनेशियाई द्वीपों की ओर हुआ। इस जीन केंद्र पर प्रचलित फार्मिंग विधि व तकनीक के विषय में जानकारी कम है। कदाचित खेती यहाँ आदिम कोटि की थी, जो आग, पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, छड़ी जैसे उपकरणों पर निर्भर थी। तो यहाँ जो कृषि की जाती थी वो आदिम कोटि की जाती थी। तरकारी व फसलों को उत्पन्न करने के अतिरिक्त यहाँ के जनसमूह खाद्य पूर्ति के लिए आखेट, मत्स्य या मछली पकड़ने व संग्रहण क्रियाओं पर निर्भर थे। यहाँ इस स्लाइड पर स्प्लिट केव को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये किस तरह की दिखाई देती है। अब हम तीसरे जीन केंद्र चीन जापान जीन केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। चीन जापान प्रजनन केंद्र के विषय में पुरातत्वों पर आधारित सूचनाएं अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। तो इस जीन केंद्र के बारे में जो सूचनाएं हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध हैं। उत्तरी चीन में प्रथम ज्ञात किसान मध्य वांगो और वीहो नदियों के लोयस मिट्टी से बनी उच्च भूमियों में ईस्वी पूर्व 6000 से 5000 में बसे हुए थे। ये कृषक सोयाबीन, क्योलियांग या सोरगम, मोटे अनाज, मक्का, शकरकंद, जौ, मटर, फल व तरकारियां उपजाते थे। यहाँ चाइना व जापान को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से। यहाँ येलो रिवर को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि उस येलो रिवर जो है वो किस तरह से बहती है और कहाँ उसकी लोकेशन है। यहाँ पर उत्पन्न की जाने वाली नकदी फसलें कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय व रेशम कीड़े महत्वपूर्ण थी। सिंचाई का चलन संभवतः चीन में बेबीलोनिया से आया प्रतीत होता है। तो जो सिंचाई का प्रचलन है वो ये माना जाता है कि बेबीलोनिया से आया था। सिंचाई का ज्ञान चीन निवासियों को ईसा पूर्व 2200 से भी पहले था। इनके कृषि के मुख्य औजारों में भूमि खोदने की छड़ी, कुदाली व मूसल थे। चीन में ईसा पूर्व 5000 तक किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने हेतु अनेक उपाय अपनाते थे और उनका मुख्यतः संभवतः सिंचाई नहीं बल्कि भूमि में नमी सुरक्षित रखना था। अब हम चौथे जीन केंद्र मध्य एशियाई जीन केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। कृषि का मध्य एशियाई जीन केंद्र अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तियनशान के पश्चिम में विस्तृत है। तुर्कमेनिस्तान में कृषि समुदाय का विकास ईसा पूर्व 4000 से 3000 के मध्य हुआ है। इसका क्षेत्र कैस्पियन सागर के पूर्व में था, जहां सिंचाई की सहायता से मिश्रित कृषि की जाती थी और साथ में मवेशी पालन भी प्रचलित था। इस केंद्र पर मटर, फ्लैक्स, अल्फाफा, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंगूर, तरबूज, मूली, पालक, प्याज, गाजर, अदरक, बेर व अन्य फलों का उत्पादन होता था। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर मध्य एशिया को दिखाया गया है मानचित्र की सहायता से। इसका विस्तार पश्चिम में साइबेरिया प्रायद्वीप से पूर्व में यूनान तक है। उत्तरी अफ्रीका की भूमध्य सागरीय
तटीय पट्टी भी इसमें सम्मिलित है। यहाँ पौधों व पशुओं का लालन पालन मुख्यतः स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, क्रीट व साइप्रस में आरंभ हुआ। ईसा पूर्व 4000 तक इस केंद्र के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ की विशिष्ट पहचान वाली उपजें जैतून, अंगूर बेल व अंजीर उत्पन्न की जाने लगी थी। अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी जीन केंद्र के बारे में। नील घाटी में कृषि विस्तार समीप स्थित दक्षिण पश्चिम एशियाई केंद्र से हुआ। अल्फ्यूम पर उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यहाँ ईसा पूर्व 5000 में भेड़, बकरियां व सूअर पाले जाते थे। तो ईसा पूर्व 5000 में यहाँ भेड़, बकरियां पाली जाती थी और गेहूं, जौ, कपास व सन की खेती की जाती थी। मिस्र के किसान समुदाय ने बाढ़ के मैदान में कृषि आरंभ की थी। जो मिस्र का जो किसान समुदाय था उसने बाढ़ के मैदान में सबसे पहले कृषि आरंभ की थी। यहां हम देख रहे हैं अफ्रीका को दिखलाया गया है ग्लोब पर और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मानचित्र के माध्यम से अफ्रीका की स्थिति को दर्शाया गया है। घाटी के अन्य भाग प्रतिवर्ष बाढ़ ग्रसित रहते थे। फलतः कृषि में मुख्य बाधा बाढ़ थी। तो यहाँ की जो कृषि थी उसकी जो मुख्य बाधा थी वो बाढ़ थी। मिस्र के कृषक हिरण, चिंकारे, भेड़, बकरियां और मवेशी भी रखते थे। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर इथोपिया में उष्णकटिबंधीय वनों की सीमाओं पर व सवाना प्रदेश में उष्ण आर्द्र जलवायु से पोषित वनस्पतीय संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ प्रधान पौधे याम व ताड़ तेल के वृक्ष थे। पश्चिमी अफ्रीका वस्तुतः आज भी मूसल फसलों की कृषि व्यवस्था का प्रधान क्षेत्र है। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिकी जीन केंद्र के बारे में कि कृषि का दक्षिण अमेरिकी प्रजनन केंद्र पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना व चिली देशों तक विस्तृत है। यहाँ पेड़ पौधों की संस्कृति ईसा पूर्व 7000 से 3000 के मध्य जन्मी। इस केंद्र की महत्ता कंदमूल जाति वाले पौधे जैसे मैनोआक, अरारोट, जल सुपारी, पानक, शकरकंद, योतिया, सोरेल, औचिरा, फलिया आदि के कारण है। यहाँ हम देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका को दिखलाया गया है, एक तरफ मानचित्र के माध्यम से और दूसरी साइड में ग्लोब के माध्यम से। दक्षिण अमेरिका की प्रागैतिहासिक कृषक समुदायों में मुख्य उपकरणों में कुल्हाड़ी व मिट्टी उखेलनी छड़ी उल्लेखनीय है। वृक्षों को गिराकर व जलाकर राख का उपयोग सिंचाई करना व चबूतरे तैयार या खाद के लिए गोबर का प्रयोग करना इनकी मुख्य क्रियाएं थी। तो यहाँ के जो कृषक समुदाय थे उनका इस तरह का वृक्षों को गिराकर या जलाकर राख का प्रयोग करना, सिंचाई करना, चबूतरे बनाना, खाद के लिए गोबर को प्रयोग में लेना उनकी मुख्य क्रियाएं थी। इस प्रदेश में ईसा पूर्व 2500 में गुआनको पशु पाले जाते थे। ये पशु इलामा व अल्पाका के ही पूर्वज थे। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं ये गुआनको को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से तथा ये इलामा को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से तथा अल्पाका को दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये किस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं
मध्य अमेरिका जीन केंद्र के बारे में। इस जीन केंद्र का प्रसार मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, होंडुरस, निकारागुआ, अल साल्वाडोर और पनामा देशों में हुआ। यहाँ उपलब्ध प्रमाणों से प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में कृषि व ग्राम्य जनजीवन ईसा पूर्व 3500 तक भी नहीं हो पाया था। कृषि के केंद्र दूर दूर फैले हुए और धीमी गति से विकसित हो रहे थे तथा यहाँ मक्का व कपास जो थी वो प्रधान उपज थी। तो मध्य अमेरिका जीन केंद्र की जो प्रधान उपज थी वो मक्का व कपास थी। यहाँ मध्य अमेरिका को दर्शाया गया है मानचित्र के माध्यम से तथा यहाँ मध्य अमेरिका को एक साइड में मानचित्र से तथा दूसरी तरफ ग्लोब के माध्यम से मध्य अमेरिका की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ कृषक पेड़ों को काटकर गिराने व भूमि साफ करने के पश्चात जलाकर राख बिखेरने पश्चात भूमि को लकड़ी से उखेलकर बीजारोपण करते थे। फसल को कोठार तथा गड्ढों में सुरक्षित रखा जाता था। एक प्रकार के गड्ढे या कोठार में फसलों को सुरक्षित रखने की परंपरा यहाँ पर विकसित थी। सिंधु घाटी को भी कतिपय वैज्ञान विशेषज्ञ कृषि का प्रजनन केंद्र मानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य उपज चावल को यहीं जन्मा माना जाता है। यहीं से यह दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया को पहुंचा और प्रधान खाद्यान्न बन गया। गन्ना एवं विभिन्न प्रकार की फलियां व आम भी भारतीय उपमहाद्वीप की मूल उपजें हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में मिले हैं। नवपाषाण काल के आदिकालीन समुदाय फलियां, कंदमूल, ट्यूबर खाद्य उपजे व रेशेदार उपज की खेती करते थे। यहाँ इस स्लाइड पर कृषि भूगोल से संबंधित पुस्तक संदर्भ या बुक रेफरेंस को दिखाया गया है कि यदि आप किसी विषय का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये जीन केंद्र के बारे में यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कृषि भूगोल की उत्पत्ति से संबंधित विषय को समझने के लिए इससे जुड़े हुए सभी वीडियो का अध्ययन जरूर करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।